कदमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आशुतोष पांडे ने शाही ईदगाह सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल शाही ईदगाह सचिव पर फर्जी पेपर के आधार पर वक्फ बोर्ड पे ईदगाह का रजिस्ट्रेशन का आरोप लगाया गया था। आशुतोष पांडे ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह के नाम पर ट्रस्ट दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। सीजेएम कोर्ट ने जांच के लिए एसएसपी को आदेश दिए हैं और 10 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया। भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध ढांचा वहां पर खड़ा किया है, उस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति वहां पर जो कब्जाने के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। बिजली का बकाया 50-100 का बकाया सब इनको देना होगा। सीधा सीधा कहेंगे अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। मेरे श्री कृष्ण कन्हैया आप कह रहे हैं कि इनको हटाना होगा, ये ढांचा यहाँ से हटेगा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाएंगे। आज एसएसपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के साथ में नितिन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर मथुरा से। नितिन बताइए, कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए, आशुतोष पांडे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया था, सीजेएम के न्यायालय में, जिसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। आशुतोष पांडे का आरोप था कि शाही ईदगाह के जो सचिव हैं तनवीर अहमद और जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा, क्योंकि जो जगह है वो जन्मभूमि के नाम पर दर्ज है और कोई भी संपत्ति शाही ईदगाह के नाम पर किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने फर्जीवाड़ा करते हुए, फर्जी दस्तावेज दर्ज कराते हुए वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन शाही ईदगाह का करा रखा है। इसी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें पिछली तारीख पर सुनवाई हुई थी और आज सीजेएम न्यायालय ने एक आदेश दिया है, जिसमें एसएसपी मथुरा को आदेश दिया है कि सारे तथ्यों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए 10 अप्रैल तक के जो आख्या है वो न्यायालय में पेश करेंगे और इस आख्या के पेश होने के बाद तनवीर अहमद और उनके खिलाफ जो आदेश न्यायालय करेगा तो माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें कि आशुतोष पांडे बिल्कुल नितिन, एक बड़ा कदम जिसके बाद में जब जांच होगी तो कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर दबंगों पर झोपड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया है। राजस्व की टीम के सामने आग लगाई गई, ये आरोप लगे हैं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, प्रधान की शिकायत पर पहुंची थी राजस्व की टीम। सिधोली कोतवाली के इस्माइलगंज का ये पूरा मामला, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झोपड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया है, हालांकि टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। सिधोली कोतवाली के इस्माइलगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधान की शिकायत थी, जिसके बाद में टीम पहुंची थी और उसी दौरान आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब झोपड़ी में आग लगाई गई थी और देखिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। और उसके बाद में जब जानकारी दी गई फायर विभाग की टीम को, तो टीम मौके पर पहुंची, आग पर कंट्रोल किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए, देखते ही देखते झोपड़ी धू-धू कर चलने लगती है और कई लोग वहां पर मौजूद हैं। अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बुलंदशहर में थाना डिवाई क्षेत्र के लक्ष्मपुर में मामला सामने आया, जहां पर घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान में हादसा हो गया। अचानक छत गिरने से मलबे में घर के 5 सदस्य दब गए और सूचना के बाद में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर परिजनों को बाहर निकाला। वहीं परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और बाइक को टक्कर मारने के बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ की पुलिस सर्विलांस और साथ ही एसओजी की टीम ने 10 फरवरी को 17 साल की किशोरी की हुई हत्या का पर्दाफाश किया। पुलिस ने किशोरी की हत्या के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह ऑनर किलिंग बताया जा रहा है और यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। घटना के एक दिन पहले 9 तारीख को जो लड़की का पिता था वो अपने घर से निकला ये कह के कि मैं मुंबई कमाने जा रहा हूँ। वो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे उसने टिकट भी खरीदा, लेकिन वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा।
लड़की जब अपने स्कूल चली गई 9 तारीख को सुबह 12 बजे वो लौट रही थी। वहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पे के रास्ते से ही वो जाती थी, तो वहाँ पे उसके पिता ने उसको अपने साथ उसको लेके गया और उसको समझाने की बहुत कोशिश भी की। इवन उसको एक मंदिर में भी वो लेकर गया, वहाँ पे भी मनौती उससे मंगवाई कि इस प्रकार का काम मत करो, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान जमकर चले लात घूसे, एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। मारपीट में दूल्हे पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। निकाह में नाश्ते के लेकर यह विवाद हुआ था और सासनी गेट इलाके के भुजपुरा स्थित निजी गेस्ट हाउस की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये निकाह के दौरान की तस्वीरें हैं जब नाश्ते को लेकर विवाद हुआ था और दूल्हा पक्ष के कई लोग इसमें घायल हो गए। इटावा में राजकीय रेलवे पुलिस ने 3 चांदी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 54 किलो 400 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद कर लिए और बरामद किए गए चांदी जेवरात की कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। पुलिस जांच में ऐसा पाया गया कि टैक्स की चोरी करके चांदी के जेवरात को ले जाया जा रहा था और गिरफ्तार किए गए तीनों अजय, मुकेश और संदीप हाथरस के रहने वाले हैं। कुछ लोग जो है अवैध चांदी जो है लेके जा रहे हैं। इस पर उनके द्वारा चेक किया गया, इंजन से दूसरे बोगी में जो है 3 व्यक्तियों को तलाशी ली गई जिनके पास से चांदी के जो है बने हुए आभूषण और कुछ चांदी के रॉ मटेरियल जो है बरामद हुआ है। इसका वजन करीब 54 किलो 540 ग्राम है, जिसको जो है वैधिक कार्रवाई है जीएसटी टीम आई हुई है, सर्टेन विभाग आए हुए उनको दिया गया है। हमीरपुर जिले के कलेक्ट्रेट में गांव वालों ने हंगामा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हंगामा करने वाले गांव वालों ने आरोप लगाया कि गांव का एक लड़का लापता है और 10 साल पहले लड़का अपनी पत्नी के साथ में कमाने बेंगलुरु गया था, लेकिन महिला ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर जहां भी है जांच कर उसे लाया जाए। आश्वासन जैसा दिया है कि अभी जांच होगी। हमने एफआईआर की थी सिसोलर थाना में, जो हमारा थाना है, तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ के जो थाना अधीक्षक है उन्होंने ऐसा बोला कि आप कहीं भी चले जाओ और आपको जो करना है आप वो करो। फिर किसी तरीके से झांसा देकर बहला फुसला के उसकी पत्नी को ले गया और कहने चलो मैं तुमको ढूंढवाऊंगा, मिलवाऊंगा अपनी तुम्हारे पति से, और आज तक कोई पता नहीं चला। जो 8 तारीख 2 महीने 2024 में आया, हमको जानकारी हुई तो हमने थाना अध्यक्ष सिसोलर संजय सिंह को पूरी बात बताई। सहारनपुर नागल कस्बे के हाईवे पर बस अड्डे के पास में बाजार में जगदम्बा ज्वेलर्स की दुकान में रखी लाखों की नकदी और 35 लाख रुपए का सोना चांदी चोरी कर लिया गया। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं दौड़ा ऊपर गया, देखा क्या ऊपर विंडो कटी हुई थी और उसमें कट के उसमें आदमी उसमें घुस कर जिन्ने के द्वारा नीचे आया और सारा सामान कुरेट कर लेकर चले। सामान लगभग था? लगभग क्या सामान था पुराना सोना था 85-90 ग्राम के करीब और नया सोना था जो सामान ग्राहकों का एकदम एग्जैक्ट देना था, बिल्कुल जो काउंटर रखा था। मेरे ख्याल में 70-80 ग्राम सामान ग्राहकों का होगा। कानपुर में परचून दुकानदार ने पत्नी बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पत्नी बेटी की हत्या के बाद पे खुद को चाकू मार लिया, घायल कर लिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चकेरी थाना क्षेत्र के सानीगावा की ये घटना है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी बहस नहीं हो सकी है। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिल पाई है। व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। अब 15 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। आज सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। योगी सरकार ने पिछले 2 सालों में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से
छूटे किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। फसलों के मुआवजे से छूटे 3.5 लाख से अधिक किसानों को करीब 177 करोड़ सरकार देने जा रही है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022 और 23 में मुआवजे के लाभ से कुछ किसान छूट गए थे और क्षतिग्रस्त फसलों के दोबारा सत्यापन में लापरवाही पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के एवज में समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंचित किसानों को तत्काल लाभ देने के निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पाले में करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ में 2 लाख गांव की बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता परिक्रमा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर में तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ से ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी और ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व की सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले दंगों में लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं थे। डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। और इसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ में संवाद भी किया। मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ में चौपाल में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बच्चों को प्यार दुलार भी किया। और विकास हो गए। 1 या 2 साल में कहीं ना कहीं से यहाँ से गंगा से 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये चौपाल की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों के साथ में संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारी बातें किसानों ने सीएम के सामने भी रखी और आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो 2 छोटी छोटी बच्चियों से प्यार और दुलार करते हुए नजर आए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि हमने अपने सारे विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात कर एनडीए के साथ में जाने का फैसला लिया है। विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि जो भी एक खबर चला रहा है उसने हमारे विधायकों से बात नहीं की होगी। जयंत चौधरी ने कहा है कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग और आरएलडी के साथ में आने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का रिएक्शन भी सामने आया। आरएलडी के सवाल पर जवाब दिया है उन्होंने और रामगोपाल का कहना है कि आरएलडी से जाकर पूछिए, कांग्रेस से लगभग बात बन गई है। कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए तैयारी कर रही है, बातचीत आप लोग की चल रही है। तो कांग्रेस से और पूछो तो जाके, हमें क्या कहना, बातचीत चल रही है, चलती रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस से समझौता लगभग हो चुका है। सर आरएलडी को लेकर क्या है, मतलब बातचीत पूरी हो गई है कि आरएलडी जा रही है कि आपके साथ रहेगी? कौन सी आरएलडी? पता नहीं, आरएलडी वालों से पूछो, हमें क्या पूछा है। आरएलडी वालों से पूछो।
शामली की थाना भवन सीट से विधायक अशरफ अली खान ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। आरएलडी और एनडीए के बीच में गठबंधन तय है। आरएलडी के 8 विधायक चौधरी जयंत के साथ में हैं और 4 विधायकों के आरएलडी पार्टी छोड़कर आने की खबर को भी उन्होंने अफवाह बताया। देखें, अभी कोई ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई है, मगर आज चौधरी साहब ने कहा है और वो सब प्रेस में मीडिया में चल भी रहा है। और ये सबको मालूम है कि अलायंस हमारा तय है, ऑफिशियली उसकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। और अब हम क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे राष्ट्रीय लोकदल, और मजबूती के साथ मिलकर जो है चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है वो लड़ा जाएगा। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज महाराजगंज के अड्डा बाजार में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और नौतनवा विधानसभा के अड्डा बाजार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना संबोधन दिया और एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पक्ष में पूरी मदद करने की बात कही। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि आगामी लोकसभा में एनडीए जीतेगी कि विपक्ष की हवा निकल गई है। उनका जो पूरा समीकरण है वो स्पष्ट हो जाएगा और जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। आपने देखा कि विपक्षी की जो हवा थी, चुच्छी खोल लिया गया, हवा निकल गई। नीतीश जी इधर आ गए, जैन जी आ गए, बचा का कांग्रेस के पास एक एमएलए है, क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उनके पास पीडीए बचा नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो पिछड़ों का हक लूटा, दलितों के साथ अन्याय किया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं बसपा गवर्नमेंट में बनी, उनकी सरकार बनते ही वो सारी योजनाएं खत्म कर दी गई जो गरीबों के उत्थान के लिए थी। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर पार्क बना था, जब सरकार बनाने की बात थी, यही सपा के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम स्टेडियम बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार समेत अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। चार्टर्ड प्लेन से दोनों मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसने गरीबों मजलूमों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाया, आज वो जेल में है। तो ठीक है, समय है, चलता रहता है, कभी हमारी कभी आपकी। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़े। भगवान श्री राम में सबकी आस्था है, हम लोगों की आस्था है और हमारे नेताओं की आस्था है। और इससे पहले भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया था। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो दिल्ली सरकार की योजना है, उस योजना के तहत उन्होंने दिल्ली के लोगों को रामलला का दर्शन कराने का काम भी किया था। वहीं सीतापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने केजरीवाल द्वारा रामलला के दर्शन करने पर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल बनवाने आए हैं या रामलला के दर्शन करने आए हैं। मुख्य अतिथि परमादरणीय हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि नानी जी ने कहा है जी कि जो मस्जिद पे मंदिर बनाई गई वहाँ कभी मत जाना बेटा, वहाँ अस्पताल बनवा देना। तो अब वो अस्पताल बनवाने आए हैं कि रामलला का दर्शन करने आए, तो वही बताएंगे। राम जी का दर्शन कोई करे, ये सबको अधिकार है, राम सबके हैं। लेकिन राम जी के बारे में अनर्गल व्यक्तियों को जो अनर्गल प्रलाप किया, उसकी सार्वजनिक माफी तो मांग लेनी चाहिए पहले जी। दर्शन से पहले उनको माफी मांगनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पहले रेलवे पर ध्यान नहीं दिया गया। साल 2014 के बाद में रेलवे में तेजी से सुधार हुआ। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें
सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रहे। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। आज पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी को लेकर नियुक्ति पत्र बांटा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत की यात्रा को सतत गति दे रहा है। आज रोजगार मेला के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में चयनित 1 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र इसका प्रमाण है और सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं प्रधानमंत्री जी का आभार। संगम नगरी प्रयागराज में रोजगार मेले में 500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी बेहद उत्साहित नजर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन करती हूं कि इस कर्मयोगी भवन की मुझे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रोजगार मिला है और मैं तमाम असफलताओं के बाद आज सफलता को प्राप्त करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मतलब यहाँ बुलाकर और इतने अच्छे से सम्मान दिया, बहुत ही धन्यवाद है उनका, तहे दिल से धन्यवाद है। और मुझे एक जॉब मिल गई है और मैं तो बहुत ही अच्छा फील कर, मेरे पेरेंट्स और भी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। कानपुर पुलिस जू में 1 साल पहले हुई चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। इसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसकी सूचना जब पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो एक बार फिर से जांच के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के स्थित चिड़ियाघर में लगभग साल भर पहले तिजोरी गायब हो गई थी और इस पर लाखों रुपए रखे हुए थे। काफी दिनों की छानबीन के बाद में पुलिस की चिड़ियाघर के अंदर से हो रही तिजोरी बरामद भी की गई थी और इसके बाद में चिड़ियाघर में ही पैसे पड़े मिल गए थे। ये मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है जिसमें एफआईआर लगी हुई है और एसीपी ने पुनः एफआईआर को रोक करके और पुनर्विवेचना के निर्देश दिए हैं। मैं जो है उसको गहनता से के साथ में कार्रवाई कराने हेतु निर्देश मेरे द्वारा भी दिए गए हैं और जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के अनुरूप उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्मार्टफोन वितरित किए। डिप्टी सीएम ने नेशनल पीजी कॉलेज के छात्रों में स्मार्टफोन वितरित किए। छात्रों के साथ में संवाद करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार युवाओं को डिजिटली सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, आज डिजिटली युवाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आज टैबलेट का वितरण किया गया, क्या कहना है? हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम अपने सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट और मोबाइल वितरण करेंगे। आज बड़ी संख्या में 1450 से अधिक नेशनल पीजी कॉलेज के बच्चों को मोबाइल का वितरण होने जा रहा है और मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन के हर पथ पर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए माननीय मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश के लिए, विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, आरएलडी का एनडीए के साथ जुड़ने के बाद समाजवादी पार्टी का कहना है कि जयंत चौधरी को ईडी का डर। देखिए, अभी जैसे ही कुछ घोषणा होगी फिर उसके बाद बताएंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने आज किसानों के साथ में संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी वो कर के दिखाया गया है जो उनके अनुयायी नहीं कर पाए। मोदी जी ने वो सब करके दिखाया। उनके नाम पर लोगों ने सत्ता हत्याई पर उनके नाम पर कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने उनकी कर्मभूमि में चीनी मिल लगाई और भारत रत्न देने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने हत्याई होगी। अभी भारत रत्न मिला है किसको मिला है? खुश है ना सब लोग? देखो, मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। चौधरी साहब के नाम पे सत्ता बहुत सारे लोगों ने हत्याई होगी, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर कोई भी काम नहीं किया।
और मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को उनकी कर्म भूमि में चीनी मिल भी लगाई और आज भारत रत्न भी देने का काम हो गया ना। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।